नमस्कार। आपका बात 25ई में स्वागत है। और बात 25ई में आज हम एक मेटल की बात करते हैं, एक धातु की बात करते हैं जिसका उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और स्टील के बाद में उसका दूसरा नंबर है खपत में और डिमांड में। और जहाँ जहाँ भी जो भी निर्माण हो रहे हैं या कि मशीनें बन रही हैं और दुनिया भर के उपकरण बन रहे हैं, इसमें इसका बहुत ही मुख्य उपयोग है, चाहे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में भी और भी अन्य क्षेत्रों में। तो भारत में एल्युमिनियम का जो निर्माण है वो 1938 में शुरू हुआ, जबकि एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। लेकिन एल्युमिनियम को पहली बार जब उसके बारे में जानकारी मिली, उसे खोज लिया गया, वो 1808 में था। लेकिन करीब 40 से 50 साल लगे जबकि इसको प्रोडक्शन किया जा सके, इसका निर्माण जो है कमर्शियली करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। और एल्युमिनियम का जो उपयोग है भारत में वो करीब 2.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो कि दुनिया का जो खपत है, जो इस्तेमाल है वो कि 11-12 किलो के आसपास है। तो कम से कम 4 से 5 गुना पीछे हम चल रहे हैं, यानी कि जो दुनिया में जो खपत है एल्युमिनियम की, और तो उससे हम पीछे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनसे तो बहुत पीछे होंगे, यानी कि एवरेज से भी हम पीछे हैं। और हमारी जनसंख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके लिए दुनिया भर के निर्माण होने हैं, दुनिया भर की मशीनरी और इक्विपमेंट बन रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल होना है। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रहा है। और भारत में जो है वो करीब 4 मिलियन के आसपास में जो है वो मीट्रिक टन के आसपास में 1921 में इसका निर्माण किया गया, जबकि चाइना में इससे 10 गुना यानी कि 37 मिलियन टन का जो है वो निर्माण किया गया 2020 में। यानी कि चाइना और हमारे में 10 गुना अंतर है। तो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई चीज़, उसकी आप निर्माण अधिक संख्या में करोगे तो उसके कारण जो है ना उसकी कीमत कम आएगी। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। इसका जो ओर है, जो कि बॉक्साइट है, वो मुख्य रूप से जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। अब दूसरे में उड़ीसा की बात करें तो उसमें माना जाता है कि 30% से अधिक जो लोग हैं बहुत ही भयंकर किस्म की गरीबी से जूझ रहे हैं। और वहाँ पे जो भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए थे वो कोई भी कारण रहे हो, उनकी आज हम बात कर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एक इशू में। उसमें कहीं ना कहीं इशारा जरूर मिलेगा कि ये मिनरल रिच जो स्टेट है उसमें इतनी खनिज वहाँ पर हैं, तो उनका इस्तेमाल तो करना होगा। यहाँ कोई नीति बना ली जाए कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। तो फिर बात के अंदर उसका तो जो है वो बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो देश अगर पॉलिसी बना ले, सब लोग उसके लिए मान जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो उस प्रदेश में जहाँ पे इतनी खनिज है और बॉक्साइट है और भी बहुत सारे खनिज हैं, तो वो इतना गरीब क्यों है? वो एक मुख्य पॉइंट है। और लेकिन अब आगे चले हैं कि भाई ये माइनिंग को रोका गया है पिछले दिनों, तो उसके पीछे कौन है? तो उसके पीछे तो जो है वो हमारे जो प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं। और प्रोफेशनल एजिटेटर्स ने कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसकी उनकी उन्हीं को जानकारी होगी, लेकिन उसमें लगता है कि भारत में जो माइनिंग इंडस्ट्री है, विशेष तरह की जो नई माइनिंग इंडस्ट्री है, उसके खिलाफ में जो है एक आंदोलन की लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे तूतीक्रम का प्लांट हो,
और या फिर या जो उड़ीसा में जो नियमगिरी में वहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग करने की बात हो, निश्चय नियमगिरी के जो आदिवासी हैं जो कि उसके क्षेत्र में रहते हैं, वो 8-10 हज़ार के आसपास हैं। उनकी अपनी एक भावना है, उनकी एक परिपाटी है, उनके रिचुअल्स हैं, तो उनको तो निश्चय ही सम्मान किया जाना चाहिए। और वो के जो वहाँ के जो वन हैं, जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको भी संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो अंधाधुंध माइनिंग और क्रिमिनल माइनिंग्स का तो कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये भी बात सही है कि भारत में जो गेट रिच क्विक है उसमें माइनिंग एक मुख्य रूप से सामने आता है। बहुत सारे लोग जैसे ही वो प्रभावशाली स्थितियों में पहुंचते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कि ब्यूरोक्रेसी हो या कि व्यापार हो या कुछ और क्षेत्र हो, और उनके कनेक्शन बड़े अच्छे होते हैं राजनेताओं से और ब्यूरोक्रेट से, और तो उनको कोई न कोई, उनको या उनके परिवार को माइन जो है वो अलॉट हो जाती है। राजनेताओं को और उनके जो परिवार के सदस्यों को, उनके खास मित्रों को तो माइने किसी न किसी तरह से तो उनको दे ही दी जाती हैं। एक लंबी चौड़ी परिपाटी है, इसमें भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार है। लैंड माफिया भी आपने मालूम है, हमको सैंड माफिया भी मालूम है, कोल माफिया, मतलब इसमें माइनिंग के क्षेत्र में माफिया की परिस्थितियां बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही हैं। नियम कायदे अगर बने हैं तो उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन वो सही नहीं हो रहा है, पुलिसिंग सही नहीं हो रही है, यानी कि इसमें जो इलीगल जो एक्टिविटीज है उस पर कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है। तो उसमें उस तंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन अगर भारत में को आगे बढ़ना है, जिसमें बहुत सारे तो लोग हैं कि हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो कोई दूसरा चाहिए, तो भाई कोई भी दूसरा चाहिए होगा, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है तो क्या करे, देश इंपोर्ट करता रहे। और दूसरी बात है कि अंधाधुंध माइनिंग की कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। निश्चय ही इसमें कंपनियों को भी अपनी कार्य पद्धति में, अपने तरीकों में सुधार करना पड़ेगा, सरकार को भी अपने नियम और पॉलिसी में सुधार करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन जो हमारे और कंपनियां हैं, देखिए ना, हमारे जो आंदोलनजीवी हैं उनको इन चीज़ों से कहाँ मतलब है। उनको तो कोई भी एक बहाना चाहिए, कोई भी उनको एक जो है ना मौका चाहिए, अवसर चाहिए, और वो उसमें अब वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा लेते हैं, उसमें वो फंडिंग की भी तैयारी कर लेते हैं, और वो टेलीविज़न पे भी आने लगते हैं और अखबारों में भी आने लगते हैं। निश्चय वो कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इशू तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जिस तरह से वो सारे काम को पूरी तरह से रोक करके और मुख्य रूप से व्यापारियों को गाली गलौज करके, अब व्यापारी कोई देवता नहीं है, उनको भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में कुछ व्यापारियों को, कुछ राजनीतिक झुकाव के लोग और उनसे जुड़े हुए एनजीओ, वो अधिकतर राजनीतिक जो आइडियोलॉजी से चलित हैं, वो ही लोग उसको संचालित करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये लंबे समय से चल रहा है, हम इस बारे में सब जानते हैं। तो जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनको बैठ करके एक कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। निश्चय ही, और वन हैं और जो पहाड़ियाँ हैं वो उनकी भी देखभाल ठीक से होनी चाहिए। ये ठीक तरह से कूड़ा करकट और पर्यावरण के जो इशू हैं उनका भी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से कि हम यहाँ पे माइनिंग होने ही नहीं देंगे, हम रिफाइनिंग होने नहीं देंगे, हम कारखाने लगने नहीं देंगे, और कई क्षेत्रों में तो हम यहाँ सड़क भी नहीं लगने देंगे, और हम जो है यहाँ पे मोबाइल टावर भी नहीं लगने देंगे। तो ये जो जो सड़कें नहीं चाहते और वो जो है मोबाइल टावर नहीं चाहते, किसी का मूवमेंट नहीं चाहते, तो उन लोगों के उद्देश्य क्या है ये तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने वहाँ पे जंगलात पे कब्जा कर रखा है। उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो जंगल में जो भी कुछ संभव है, वेजिटेबल या दूसरी चीज़ें, उसको वो स्मगलिंग करते हैं, और वो क्रांति की भी बीच बीच में बातें करते रहते हैं। तो ये अधिकतर इसी तरह के लोग हैं या उनके साथ ही लोग हैं। तो माइनिंग के क्षेत्र में और मुख्य रूप से वेदांता के खिलाफ सिर्फ भारत में ही नहीं, चाहे तूतीकोरन हो, चाहे उड़ीसा हो, विदेश से बाहर अफ्रीका में और वहाँ तक ऑस्ट्रेलिया तक भी जो आंदोलनकारी हैं वो ले गए हैं। उनके क्या कारण हो सकते हैं? चाइना इसके अंदर कई तरह के रोल अदा करता रहता है। तो ऐसा सुना गया है कि उनका भी कोई एक रोल है, या विदेशी और भी जो लोग हैं वो करना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि भाई इम्पोर्ट होते रहने चाहिए।
तो और यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो उससे रोज़गार भी जाएँगे। तो सारे इश्यू हैं, उनको समझ करके आपसी सहमति से, बीच के रास्ते से उसको समाधान निकालने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप जो जिस तरह के जंगी किस्म के ये आंदोलनकारी हैं, जिनके राजनीतिक में जो है वो विचारधाराओं में लिपटे पड़े हुए हैं, और भी उनके राजनीतिक जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट है उनके, तो वो उसके लिए कोई भी समाधान वो चाहते नहीं है, वो समाधान का कभी पार्ट रहे ही नहीं। कुछ चीज़ों को छोड़ दो तो वो तो हमेशा समस्या ही क्रिएट करते हैं। कोई भी समस्या अगर नहीं है तो वो उसको बना देंगे। तो ये लोग पहुंच गए वहां पे नियमगिरी में, थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई, अब पूरे की पूरी दुनिया में उसका एक नाटक बना दिया, एक ड्रामा बना दिया। और भारत के विरोध में बहुत से लोग जो खड़े रहते हैं, खड़े रहने के लिए तैयार होते रहे, मौका उनको चाहिए, जैसे अरुंधति राय, उन्होंने भी इस केस को, इस जो कन्फ्लिक्ट है, ये एक समस्या है, उसका समाधान ढूंढा नहीं। जैसे अरुंधति राय जैसे लोग को कोई समस्या का समाधान तो करना उनका कोई, उनकी दृष्टि ही नहीं है उसकी। उनकी तो सिर्फ जो है कोई न कोई समस्या को ढूंढना, फिर उसको ड्रामेटाइज करना, और फिर उसको जो ना उसकी चीड़-फाड़ करना, और एक विशेष तरीके से पॉप साइको एनालिसिस की तरह से विदेशियों और देश के सामने रखना, और उनके ऊपर ताली बजाने वाले एक पंखा समुदाय है वो देश में पूरी तरह से स्थापित है। उनको इस तरह की जो लफाजी है वो पसंद है। अब वेदांता की बात करें तो ये कंपनी जो है वो 1979 में शुरू हुई, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी, पहली भारतीय कंपनी थी जो कि उसकी लिस्ट हुई। लेकिन इन बातों से हमारे आंदोलन जीवियों को और दूसरे बुद्धिजीवियों को उनसे क्या मतलब है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ना वो मानते हैं कि वो तो नारेबाजी में उसमें लिपट जाते हैं, और हमारे यहाँ जो है वो जो उद्यमियों को और व्यापारियों को गाली देने का एक पूरा लंबा जो वो मामला है। लेकिन आप देखिए कि ये कुछ चीज़ें छोड़ दें, मतलब बड़े आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन होते रहे हैं, बड़े आंदोलन जो है वो बड़े व्यापारियों के खिलाफ हो रहे हैं। शहरों में जो लैंड माफिया है उसके खिलाफ कितने होते हैं, मतलब इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज रूप में ये लोग उसके साथ में क्यों नहीं करते। किस शहर के अंदर जो है ना वो सैंड माफिया और लैंड माफिया नहीं है, या माइनिंग माफिया किस प्रदेश में नहीं है। ये उस क्षेत्रों में ये बड़े बड़े जो जो आंदोलनजीवी हैं, एनजीओ हैं, वो क्यों नहीं करते लैंड माइनिंग के खिलाफ। इंडिविजुअल लोग कुछ करते हैं, कुछ छोटे मोटे दल हैं वो करते हैं, लेकिन जिस स्तर पे ये क्या कहते हैं बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ और रिफाइनिंग के खिलाफ खड़े हो गए, और मुख्य रूप से वेदांता और अनिल अग्रवाल जो भारतीय व्यापारी है, उद्यमी है, उनके पीछे पड़ गए। तो उसके तो कुछ कारण होंगे, निश्चय ही कारण होंगे, लेकिन ये भारत की एक परिपाटी भी है। तो हमने एक मोटी मोटी बात की शुरुआत की, हिंद भारत में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के खिलाफ में एक जो एक तरह से आंदोलन करने की जो एक संस्कृति है, उसमें आंदोलनकारी कोई समस्या का समाधान चाहते ही नहीं हैं। वो उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है और उनकी नारेबाजी से होती है, उनके जो है कन्फ्लिक्ट प्रमोशन से होती है। वो टेलीविज़न पे आते हैं, लोग उनके इंटरव्यू लेते हैं, वो होने चाहिए, और उनको फंडिंग भी मिलती है। वो कंपनियों से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सभी नहीं, और बाहर से तो उनको इस तरह का आंदोलन करने के लिए फंडिंग मिलती ही रहती है। बहुत सारी इस तरह के आउटफिट हैं जो कि बाहर की फंडिंग ला करके राजनीतिक कारणों के से यहाँ पे एजिटेशन करते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को बंद किया गया है, उसका विरोध भी बहुत हुआ है। तो हमने बातचीत की एक एजिटेशन की अगेंस्ट माइनिंग, मुख्य रूप से वेदांता के खिलाफ, और वेदांता अभी क्या करने वाला है इस क्षेत्र में उसकी हम बात करेंगे। ये बातें जनरली की नहीं जाती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस जो है वो तथाकथित बुद्धिजीवियों ने और तथाकथित राजनीति से प्रेरित और विचारधाराओं में लिपटे हुए लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो हमारी छोटी सी एक बातचीत है कि हम इस बात को एक अलग दूसरे पहलू से, दूसरे उसके दृष्टिकोण से, दूसरे एंगल से और एक बैलेंस तरीके से देखें। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि व्यापारी लोग कोई गलती करते नहीं है, खूब करते हैं।
और सरकार को भी अपने नियम बदलने होंगे, लेकिन ये एजिटेशन आंदोलनजीवी हैं, इनको भी परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। जिसको ये मानने को तैयार नहीं है, इनके मित्र मानने को तैयार नहीं है, उनको नारेबाजी में बड़ा मज़ा आता है, उनको एजिटेशन में बड़ा मज़ा होता है। कहीं भी डैम बनता है, सड़क बनती है, ये लोग पहुंच जाते हैं, फिर लेख लिखे जाते हैं। तो हमने बातचीत की, एजिटेशन माइनिंग के खिलाफ है, मुख्य रूप से वेदांता के खिलाफ है उसकी। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और जो लिंक है अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।